आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बजे गए हैं, वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। आपको बताएंगे कि बंगाल में मुख्यमंत्री होगा और कौन डिप्टी सीएम होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की असली तस्वीरें आज दिखाई दी। तस्वीरें प्रतीक बनी कि बंगाल में नई सरकार आ गई है। अभिषेक बैनर्जी के घर का कब्जा आज हटा दिया गया, सुरक्षा हटा दी गई, पब्लिक के लिए आज रास्ता खुल गया। अभिषेक बैनर्जी ना तो मुख्यमंत्री थे ना मंत्री, वो सिर्फ टीएमसी के एक सांसद थे। लेकिन जिस तरह से उनके बंगले के आसपास सिक्योरिटी थी, जिस तरह का पहरा रहता था, आज वो सब हटा दिया गया। ये ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का घर है, शांति निकेतन 188A। इस घर के बाहर पूरा पहरा हुआ करता था। कोलकाता पुलिस के 300 के करीब जवान इस घर की निगरानी करते थे। सड़क पर बैरिकेडिंग लगी रहती थी, कोई भी इधर से उधर आ जा नहीं सकता था। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि डर और भय दिखाकर लोगों को यहां से दूर रखा जाता था। कोई इस रास्ते पर चल तक नहीं सकता था। लेकिन अब माहौल बदल गया है। अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर सब कुछ शांत है, सारे बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, रास्ता पूरी तरह क्लियर कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस का अब कोई भी जवान यहां पर सुरक्षा करने के लिए नहीं लगाया गया है। जहां पुलिस का पहरा था वहां अब भी पुलिस जवानों का सुरक्षा रूम मौजूद है, लेकिन उसमें कोई भी जवान तैनात नहीं है। अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर के हालात क्या हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता पवन नारा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। जहां मैं खड़ा हूं वहां पहले कैमरा नहीं खोला जा सकता और पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये अभिषेक बैनर्जी का घर है। पिछले 15 साल से जब से ममता बनर्जी यहां मुख्यमंत्री हैं, यहां कभी कैमरा नहीं आया। एक बार तो ऐसा हुआ, दिल्ली से एक रिपोर्टर आई, माफ कीजिएगा मुंबई से एक रिपोर्टर आई, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। बहुत मशक्कत के बाद उसे छुड़वाया जा सका और उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने यहाँ कैमरा ऑन कर लिया था और उसे शाम को छोड़ा गया। पुलिस यहाँ 24 घंटे तैनात रहती थी। कोलकाता पुलिस का जो ये कैबिन देख रहे हैं ये फुटपाथ पर बना है जहां पुलिस होती थी। इस तरह के सीजर गेट थे जिसके ऐसे खोला जा सकता है, वो यहाँ था। यहाँ पर एक कोलकाता पुलिस का चेक पोस्ट यहाँ भी था। सामने जो आप फुटपाथ पर शेड देख रहे हैं वहां भी कोलकाता पुलिस तैनात होती थी। यानी कोलकाता के सबसे सेफ रेजिडेंस का एड्रेस था शांति निकेतन 188A। और ये आप पहली बार कैमरे पर अभिषेक बैनर्जी के घर की तस्वीर देख रहे हैं। और ये रास्ता बेहद वीआईपी रास्ता, किसी को यहाँ खड़े होने की अनुमति नहीं और अब सब यहाँ से हटा लिया गया है। यहाँ एक क्यूआरटी जरूर तैनात है, कोलकाता पुलिस के यहाँ कांस्टेबल तैनात हैं। दादा, कितने लोग तैनात रहते थे पहले यहाँ? काफी लोग थे, इससे ज्यादा नहीं बोल पा रहे, काफी लोग थे। लेकिन फिलहाल यहाँ एक क्यूआरटी है, क्यूआरटी के अंदर कोलकाता पुलिस के जवान अभी भी मौजूद हैं। यानी सिक्योरिटी में कमी नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं है। जो अनडिक्लेयर्ड प्रोटोकॉल यहां दिखाई देता था, कोलकाता पुलिस के ये बैरिकेड यहां अभी भी खड़े हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां होती थी। यहां अभिषेक बनर्जी रहते हैं, ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे और एक सांसद थे। लेकिन जिस तरीके का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको दिया गया था उस पर जरूर सवाल खड़े होते थे। और आज जब पुलिस यहां से ये सब हटा रही है तो देखिए लोग खड़े होकर यहां उतर रहे हैं। दादा, किसका घर है ये तो अभिषेक का घर है। तो पहले देख पाते थे, गाड़ी रुक पाते थे? पहले क्या होता था? पहले तो इसे यहाँ पर रुकने नहीं देता। रुकने नहीं देता नहीं, था? नहीं, पुलिस हटा देता है। फोटो खींच रही है मैडम। मैडम, फोटो खींच रहे हैं, पहली बार अभिषेक का घर देखा है? नहीं, पहले फोटो खींच पाते थे? नहीं, हाँ, एकदम नहीं। एकदम नहीं। क्या कहा जाता था? बोलो ना, तुम बोलो। अरे एकटू बांग्ला बोली। नहीं है। दादा बोल रहा है कि ये 15 साल का उन्नति माने कि ढंग से हुआ है। स्वाधीनता दिवस हम लोग बनाएगा, दिवस हम आदासी। लोग बनाएगा। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर यही इलाका में, इसी इलाके में? ये लगता है कि फुटपाथ में कोई जाना माना के रास्ता नहीं है। अच्छा, फुटपाथ पे नहीं जा सकते? नहीं जा सकता है, सब ब्लॉक कर दे रहा है। ब्लॉक कर दे। हाँ, तो उसका बाप का संपत्ति नहीं है ना।
तो अब लोग कह रहे हैं कि ये चाहता स्वाधीनता है कि ममता बनर्जी हार गया है, उसको मुख्यमंत्री को पदत्याग दीजिए। अच्छा, ममता तो दीदी मैं हार तो- गई हैं, रुक जाइए, हाँ, भावुक हो रहे हैं, सरकार स्वाधीनता बनाएगा। दिवस है। दादा यहीं रहते हैं? है ना, हम उधर रहते हैं। उधर रहते हैं। इस रोड पे क्या स्थिति होती थी इधर पहले? में बहुत पुलिस रहता था हाँ। पहले, अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, यहाँ जो बैरिकेडिंग थी वो अब हट गई है और आम ट्रैफिक का जो चलन है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। ये सत्ता बदलाव के पहले संकेत हैं, जिसके बाद प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है और मीडिया तक यहाँ आ पा रहा है। अभिषेक बैनर्जी के पास सांसद पद के अलावा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ऐसी जितनी सीएम आवास के पास भी नहीं थी। अब पब्लिक ये कह रही है कि जो हुआ वो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हो रहा है वो राहत की सांस दे रहा है। अभिषेक बैनर्जी का घर पीछे है, लेकिन यहीं से वो कॉर्डन शुरू होता था। चारों दिशाओं में फुटपाथ पर इस तरीके से शेड बनाया गया था और इसी शेड पर पुलिस के लोग बैठते थे। आप यहीं से आते जाते हैं? हाँ, मैं आशुतोष कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। क्या बदलाव देखा है आपने नतीजों से पहले और बाद में? मुझे जो लगता है जो हुआ बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देरी से हो गया। मुझे लगता है हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य बच गया। भविष्य बच गया। हाँ, यहाँ आप अक्सर निकलते थे, क्या देखते थे मैम? अक्सर आप यहाँ से निकलते थे, क्या देखते थे? हम लोग तो निकलते थे यहाँ से, हम लोग मतलब देखते थे हर वक्त की अभिषेक बैनर्जी के घर के सामने मतलब पुलिस सब रहते थे। और यहाँ पे तेजपुर का हम लोग का ये बहुत फेवरेट एक स्पॉट है कॉलेज स्टूडेंट्स का, तो हम माशी के यहाँ पे चाय पीने आते थे, मतलब अभी भी है। तो नो मैटर वट एवर गवर्नमेंट इट इज़ वी विल ऑलवेज बी कमिंग हियर। तो तब क्या होता था सिनेरियो कि यहाँ से हम लोग को हटा दिया जाता था बहुत टाइम कि यहाँ पे मत खड़े हो जाओ। अगर हम लोग बहुत जन मिलके खड़े हो जाते थे ना, गर्मी में यहाँ पे फैन चलता था तब उन लोगों के लिए, तो हम लोग अगर खड़े हो जाते, अगर कोई कभी चेयर पे बैठ जाता तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा कभी कभी बोलते थे कि उठ जाओ, मतलब मैक्सिमम टाइम ही बोलते थे। मतलब पहले यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था बैठने में, या फिर अगर कोई हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ से ऑब्जेक्शन देते थे, पुलिस लोग खुद आके बोलते थे कि ये सब मत करो यहाँ पे, क्योंकि वो अभिषेक बैनर्जी सर का घर था, यहाँ पे घर है अभी, इसलिए पुलिस लोग यहाँ पे तैनात रहते थे। हम लोग को बोलते रेस्ट्रिक्शन लगा रहता था। फोटो ले पाते? वही मैं बोलने वाली थी, हम लोग ऐसे मंदिर में आते थे तो कभी हम लोग दोस्तों में सेल्फी लिए थे तो ऑपोजिट साइड से पुलिस फोर्स हम लोग को बोलते थे कि डिलीट करो, फोन ऑफ करो, ऐसा। जो हुआ बहुत सही हुआ है, बहुत पहले ने डिलीट करो, फोन ऑफ करो। दादा आप कहाँ रहते हैं? मैं बेहाला में रहता हूँ। बेहाला में रहते हैं। यहाँ आते रहे थे, क्या बदलाव देखा? बहुत कुछ। पहले मैं गाड़ी लेके यहाँ से जब पास होता था, अगर मंदिर में भी जाना होता था तो यहाँ पर रुकने नहीं देते थे। एक प्राइवेट फैमिली का जमींदारी चलता था, सरकारी रोड को ब्लॉक करके एक तुगलकी शासन चलता था, वो खत्म हो गया। वो कह रहे हैं कि एक प्राइवेट आदमी कैसे सरकारी सड़क का मालिक हो सकता है, और जिस मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं ये वो मंदिर है और सामने अभिषेक बैनर्जी का घर है। अगर कोई मंदिर में आए तो यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता था, यहाँ पब्लिक आने जाने में दिक्कत होती। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा यहाँ चाय दुकान है, हम 25 साल से चाय बिक्री कर रहे हैं और आज कल आके बोला यहाँ हटाओ, कस्टमर को खड़ा नहीं होने देता, कोई बाइक वाला को खड़ा नहीं, भद्र आदमी लोग भी आता उसको भी हटा देता, बोला यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है। इससे पहले कोई शिकायत कर पाते थे किसी को? नहीं, किसी को क्या शिकायत करेंगे। लेकिन आपका दुकान हटाया उन्होंने? हम कोशिश किया मगर नाकाज हो गया। हम अपने बदन में केरोसिन तेल डाल लिए और फिर हम हमला किया, हम खुद मरेगा और ये लोग को भी मारेगा। अच्छा, ऐसा हुआ था? हम किया है। हम आज 10 साल पहले ये चीज किया है। हम खुद को बोल रहे, हमारे हस्बैंड का तबीयत खराब है, डायलिसिस लिख दिया है, समझे ना, पीजी में दौड़ा दौड़ी किया, बहुत पैसा खर्चा किया, मगर वो लोग के पास भी किया, वो लोग भी कोई सुनवाई नहीं किया। ये हटाने की कोशिश कब हुई थी? ये 10-15 साल पहले का बात बोल रहे हैं। 10 साल पहले यहाँ इनकी दुकान होती थी, उसको हटाने की कोशिश की थी। मैम नाम क्या आपका है? संजू माइती है मेरा। संजू माइती है। इन्होंने अपने बदन पर केरोसिन डालकर जलाने की धमकी दी, उसके बाद उनकी दुकान बच पाई और अब ये हट गया तो आपको राहत मिली है। अब देखा जाए क्या कर रहे हैं, नया सरकार आने के बाद क्या कर रहे हैं। हमको तो हाजरा मोड़ में सबको बड़ा बड़ा लाइट दे रहे हैं, मेरे को लाइट अभी तक भी नहीं दिया। अच्छा, जो फुटपाथ पे काम करने वालों को? हाँ, तो फुटपाथ पे काम करने वालों को जो बंगाल सरकार लाइट देती थी वो नहीं दिया। इन्होंने माइती जो महिला हैं, इन्होंने अपने शरीर पर केरोसिन से आग लगाने की कोशिश की,
तब जाकर अभिषेक के घर के दूसरे कोने की तरफ ये दुकान उनकी बच पाई थी। और कह रहे थे कि यहाँ जो लोग चाय पीने के लिए आते हैं उन्हें रुकने नहीं दिया जाता था, उनका ऑफिस जो है या कहें कि दुकान है वो डिस्टर्ब होती थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब वो एक कह रही है कि नई सरकार आई है, वो क्या करेगी वो नहीं पता, लेकिन कम से कम जो यहाँ बैरिकेड हटे हैं उसके बाद स्थानीय लोग यहाँ राहत की सांस ले रहे हैं। तो ग्राउंड से पवन नारा की रिपोर्ट आपने देखी। पवन नारा, ओंकार सरकार कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले पवन आपके पास ही आना चाहूंगी। तुगलकी शासन लोग कह रहे हैं, एक प्राइवेट फैमिली का वहां पर दबदबा था, प्राइवेट फैमिली ने वहां पर शासन किया, लोगों को तक रुकने नहीं दिया जाता था। अब वहां के लोगों ने राहत की सांस ली है और आप कई सीएम हाउस के बाहर से आपने रिपोर्टिंग की है, वहां पर इस तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन अभिषेक बैनर्जी तो कोई पोस्ट भी होल्ड नहीं करते थे, उसके बावजूद ऐसे प्रोटोकॉल जो सीएम ऑफिस के बाहर होते हैं, सीएम माफ कीजिएगा सीएम आवास के बाहर होते हैं। देखिए गोनिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अधिकारी कोई पद हासिल करता है, सीएम बनता है, उसका एक तय प्रोटोकॉल होता है, वो समझा जा सकता है। लेकिन जब आप ये दावा करें कि आप साधारण घर में रहते हैं, लेकिन उस साधारण घर के इलाके को किले में तब्दील कर दिया जाए, वो आपत्ति है। प्रोटोकॉल हमारे हिंदुस्तान की हकीकत है, लेकिन उसके लिए अगर कोई सीएम आवास रहता है तो सीएम आवास लोगों को परेशान नहीं करता, उस इलाके में प्रोटोकॉल दिया जा सकता है। लेकिन आप एक साधारण इंसान होने का दावा करते हुए पूरी सरकारी सड़क पर इस तरह का प्रोटोकॉल लागू करें तो सवाल उठते हैं। यहां पर मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। 2021 के चुनाव के दौरान बॉम्बे से एक रिपोर्टर आई, मैं नाम नहीं लूंगा, उस रिपोर्टर ने गलती से अभिषेक के घर के सामने कैमरा खोल दिया। उसको कोलकाता पुलिस ने शाम को बिठाए रखा, सबने दौड़ भाग करके पुलिस से बात की, उसको रात 9 बजे थाने से छोड़ा गया। वो रोते हुए निकली, उसने कहा मैं कलकत्ता में रिपोर्टिंग नहीं करूंगी, वापस मुंबई चली गई। यहां ना मैं रिपोर्टर का नाम ले रहा हूं, ना संस्थान का नाम ले रहा हूं, इस तरह का माहौल था। तो आप समझ सकते हैं ये माहौल सिर्फ ये भी हो सकता है कि भाई यहां पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, आप मीडिया से मत कीजिए, चले जाइए। लेकिन डराने के लिए एक महिला रिपोर्टर को 8 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा गया था। सवाल यही है पवन की रिपोर्टिंग क्यों अलाउड नहीं है वहां से? जब अभिषेक बैनर्जी ना सीएम है ना डिप्टी सीएम है, तो वहां से रिपोर्टिंग क्यों नहीं अलाउड? वहां पर कोई भी खड़े होकर रिपोर्टिंग कर सकता है, कोई भी वहां से गुजर सकता है, कोई भी वहां पर वाहन लगा सकता है। ओंकार सरकार, आप इतने साल से पश्चिम बंगाल की राजनीति को देख रहे हैं, ये तो शुरुआत हो रही है कि अभिषेक बैनर्जी के घर से ये प्रोटोकॉल हटाया गया है। अब क्या और भी कई ऐसे नेता हैं टीएमसी के जिनके घर के बाहर इस तरीके का प्रोटोकॉल है जो अवैध तरीके से रखा गया था, अवैध तरीके से सुरक्षा दी गई थी, जिनके घर के बाहर या जिनके साथ प्रोटोकॉल बनता ही नहीं था? जी देखिए, कल एक बैठक बुलाया गया था और इस बैठक में ये सिद्धांत लिया गया है कि जिन जिन लोगों के घर के बाहर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दिया गया है या फिर उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है, उनका जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है वो विड्रॉ किया जाएगा। इसके लिए जैसे कि देखा गया है कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार से भी एक नोटिफिकेशन निकल चुका है। जैसे कि देखा गया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हालांकि वो तो Z+ सिक्योरिटी के मिलता है उनको, लेकिन उनके घर के बाहर यानी कि कालीघाट रोड और इसके साथ साथ उनके घर के जो गली है, इस गली में एक बड़ा सा एक ये लगा हुआ था, बैरिकेडिंग लगा हुआ था, जिस बैरिकेडिंग के जरिए लोगों को उस जगह से उस गली में घुसने से रोका जाता था। तो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता कालीघाट में उस गली पे, यानी कि 30 हॉरिस चैटर्जी स्ट्रीट में घुसने के लिए जो भी लोग वहां पर पहुंचते थे उन्हें पूछा जाता था उनको कि कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे। इसके अलावा कोई जितने भी उस गली में दुकान है उस दुकानदारों से भी पूछताछ किया जाता था कि क्या सामान लेके जा रहे हो आप। तो तरह तरह के ऐसे ही समस्या के ऊपर गुजरते हुए जा रहे थे लोग। लेकिन जब से ये पूरा बैठक हुआ है उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है, ये जो ऑटोमेटिक बैरिकेडिंग लगाया गया था ममता बनर्जी के घर के बाहर, उस बैरिकेडिंग को हटा लिया गया है। और पुलिस तो है, लेकिन पुलिस के अलावा एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी है
यानी कि Z+ कैटेगरी के अलावा जो जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी की भी विड्रॉ किया गया है। और आज के ही वक्त था जब आज के सर्टेन पीरियड के बाद वो सिक्योरिटी जितना भी था वो विड्रॉ कर लिया गया है। इसके अलावा Z+ सिक्योरिटी का क्या हकदार है ममता बनर्जी और इसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी, इस बारे में भी चर्चा चल रहा है और इस बारे में भी कोलकाता पुलिस की तरफ से एक बैठक बुलाया गया है। इस बैठक में ही ये सिद्धांत लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में इन लोगों को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ये तय किया जाएगा क्या सिक्योरिटी दी जानी है। और बदलाव 4 मई को आया और बदलाव अब आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे सिक्योरिटीज हटाई जा रही हैं, जिन जिन लोगों के घर के बाहर अवैध तरीके से सिक्योरिटी लगाई गई थी। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की नई दादागिरी उजागर हुई है। कोलकाता के पेट्रोल पंप पर जगह को जबरदस्ती कब्जा करके टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव का अपना ऑफिस बना दिया था। परिणाम में जब टीएमसी को हार मिली तो फिर टीएमसी के कार्यकर्ता गेरुए रंग में आए और उस जगह पर अपना दावा करने लगे। लेकिन पेट्रोल पंप के मालिक ने वहां पहले ही अपना ताला लगा दिया था, जिसके बाद टीएमसी के वर्कर्स नहीं बीजेपी का झंडा लगाकर चले। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पेट्रोल पंप पर किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कब्जा हो, उनके लिए एक अड्डा हो, उनके लिए एक ऑफिस हो? इस वक्त हम टॉलीगंज के बांसध्वनि के एचपी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक कमरा टीएमसी के कार्यकर्ता अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते थे, यानी मालिकाना हक पेट्रोल पंप का, लेकिन अड्डा यहां चलता था। अगर आप पीछे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी है और अंदर अभिषेक बनर्जी की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही नतीजों के बाद दिखा कि यहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है, वही टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर आए, गेरुआ रंग लगाकर आए और यहां बीजेपी का झंडा लगाने लगे। चूंकि टीएमसी की सरकार चली गई तो पेट्रोल पंप मालिक ने अपना नया ताला लगाकर यहां लगा दिया। सोचा कि अब टीएमसी चली गई है तो कम से कम उन्हें अपनी ये जगह वापस मिल जाएगी, लेकिन उनको लगा कि हमारी जगह छिन रही है तो गेरुआ कपड़े पहनकर आए कि बोले हम यहां पर बीजेपी का दफ्तर बनाना चाहते हैं। पेट्रोल पंप के मैनेजर हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या हुआ? देवनाथ सर। वो कुछ लड़के लोग आए थे, मुझे काउंटिंग के दिन शाम के रात के 10 बजे करीब उन्होंने मुझे आके बोला कि अपना मेरे यहाँ पे फ्यूल टैंकर खड़ा रहता है, तो उन्होंने कहा कि ये फ्यूल टैंकर हटाओ, हम लोग यहाँ पे अपना झंडा लगाएंगे, ये सब साफ सुथरा करेंगे, रंगाई पुताई करेंगे। बोले क्यों, झंडा तो लगा हुआ है, अब क्या लगाना है, ये तो हमारा जगह है, हमारा पेट्रोल पंप का जगह, आप क्यों, आप कौन है? आप तो पहले ये तो नहीं थे, आप तो पहले हरे रंग में रंगे रहते थे, अभी गेरुआ रंग में कहाँ से आ गए? तो उन्होंने बोला हम लोग को वो सब नहीं जानते हैं, हम लोग का ये काम है, हम लोग यहाँ से आप लोग हटाइए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कुछ और दुष्ट करेंगे। बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा को देखते हुए बीजेपी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिससे ग्राउंड पर उनके और टीएमसी के सपोर्टर कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जा सके, उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। दरअसल बंगाल बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अब बंगाल में कोई भी व्यक्ति खुद को सेल्फ वेरिफिकेशन से बीजेपी का कार्यकर्ता घोषित नहीं कर पाएगा। अब जिसे पार्टी पहचान देगी वही बीजेपी का कार्यकर्ता माना जाएगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने को तैयार है, लेकिन ममता दीदी ने इस्तीफा ना देने का ऐलान कर दिया है। बंगाल में चुनाव के बाद बवाल भी खूब हो रहा है। कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन में विजय के जुलूस के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा है। हत्या के बाद मधु मंडल के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो वहीं कल देर शाम होते ही बीरभूम के नरूर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की खबर आ गई। टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की पीट कर हत्या कर दी गई। शेख टीएमसी के नरूर अंचल कमेटी का सदस्य था। टीएमसी का दावा है कि उसकी हत्या बीजेपी के लोगों ने की। बंगाल में 24 घंटे में 2 हत्याएं हुई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या से माहौल इस वक्त काफी तनावपूर्ण हो गया है। कल रात कोलकाता के धर्मतला इलाके में हॉग मार्केट में बुलडोजर चलने की तस्वीर सामने आई। यहां पर टीएमसी के दफ्तर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। टीएमसी का दफ्तर गिराने का आरोप बीजेपी पर लगा। वहीं बीजेपी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। हालांकि लोकल सोर्सेज ने बताया कि टीएमसी के ऑफिस का जमीन गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया था। राजधानी कोलकाता में सियासी हिंसा हुई तो जलपाईगुड़ी, साउथ 24 परगना में भी, आसनसोल में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प और आगजनी देखी गई। साउथ 24 परगना में टीएमसी नेता जहांगीर खान के दफ्तर को निशाना बनाया गया। जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ आगजनी हुई। जहांगीर खान बजबज विधानसभा में टीएमसी का ऑब्जर्वर है।
साउथ 24 परगना में ही जहांगीर खान और चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के बीच जमकर टकराव हुआ था, जिसकी तस्वीरें सबने देखी थी। भीड़ ने जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा, तो इलाके में तनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस की तैनाती वहां पर की गई। बारासात इलाके में हिंसा की सबसे ज्यादा वारदात हुई। 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से 2 पश्चिम बंगाल पुलिस और 2 अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं। फिलहाल सभी घायल सुरक्षाकर्मियों की हालत खतरे से बाहर है। हिंसा के इस वारदात में करीब आधा दर्जन लोगों को स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, जिस दौरान अराजक तत्वों ने गोलियां चलाई। इसके छर्रे ड्यूटी पर तैनात जवानों को लगे। घायल हुए जवानों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें उचित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नजात थाना में बामनबेरी करके एक जगह है। बामनबेरी में यहाँ पे सालबारिया ग्राम पंचायत में कल कुछ घरों पे अटैक हुआ था। उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे पुलिस आई, पुलिस का सीएपीएफ थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक जो ओसी नजात है उनके पैर में गोली लगी है। सीएपीएफ के कुछ जवान माइनर इंजरी हुआ था और एक लेडी कांस्टेबल भी इंजरी हुई थी। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा गया। सीनियर ऑफिसर्स और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो भी थे, सब लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने वेरीफाई किया। कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेन करके पूछताछ की। उसमें हम लोगों को कुछ लोगों के नाम मिले हमको, उनके खिलाफ हम लोगों ने रेड किया। 4 जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी और लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। मेन मोटिव जो लग रहा है, जो मेन ये घटना क्यों घटी, ये सब यहाँ पे भीरी जगह है। यहाँ पे बड़े बड़े जलाशय है, उन जलाशय में मछली पाली जाती है। बाकी इसके दखल को, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली इन्होंने कुछ परिवार पे अटैक किया था। एक यहाँ पे तपन सरदार है, वो मेंबर है, उनके घर पे अटैक हुआ है। एक मुसफर मुल्ला करके है, उनके घर पे अटैक हुआ है। तो हम लोग जो भी विक्टिम है उनसे बात कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ इलाके में बम मिले हैं, हम लोग उनको भी सीज किया है। उन बम्स को भी हम लोगों ने सीज किया है। नेसेसरी एक्शन लिया जा रहा है। और कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल के सामने आया अभी तक, क्या जांच में? मेन जो लग रहा है कि ये भेरी दखल को लेके है, कि कुछ लोग जो यहाँ पे भेरी चला रहे थे उनके ऊपर अटैक करके उस भेरी को दखल करने का मोटिव था। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं। कई अगर बाद में पता चलता है कोई पीछे शक्ति है या कोई ऐसा एंगल है, हम लोग उसकी भी जांच करेंगे। शाहजहां शेख का इन्वॉल्वमेंट या किसी? अभी तक तो हम लोग जो कर रहे हैं, ये कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को हम लोग पूछताछ करेंगे, अरेस्ट करेंगे। साउथ 24 परगना के महेशतला में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया गया है। वहीं कोलकाता से सटे हावड़ा के जगबदलपुर में भी टीएमसी कार्यालय में आगजनी की गई। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया। तस्वीरों में टीएमसी का दफ्तर धू-धू कर जलता दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टीएमसी के दफ्तर में जब आग लगी उसके बाद किस तरीके से पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। और ये दूसरी जगह है जहां पर टीएमसी के दफ्तर पर इस तरीके से अटैक हुआ। लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। आमतौर पर जब भी हम पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आते थे उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन अभी फिर से वो घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। लेकिन एक्शन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। लगातार जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ हिंसा पर लगाम लगाने की कोशिशें भी जारी है। इधर बीरभूम जिले के नानूर इलाके में अबीर शेख नाम के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने दावा किया कि मृतक तृणमूल का सक्रिय कार्यकर्ता था और हत्या का आरोप बीजेपी पर लगाया। तो तृणमूल के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई और वहां पर जो लोगों का आरोप है कि ये हत्या बीजेपी की तरफ से की गई है, बीजेपी पर आरोप लगाया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीट कर इसकी हत्या कर दी, ये आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है। आसनसोल नॉर्थ में भी टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कुछ अज्ञात लोगों ने टीएमसी कार्यालय में घुसकर पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बीजेपी ने पूरे मामले से खुद को अलग कर दिया। बीजेपी विधायक कृष्णदू मुखर्जी ने कहा कि इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में ये आगजनी हुई है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है। हालांकि बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से एक बार फिर से हर जगह पर जहां पर भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। लेकिन इस घटना से बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं।
অত্যুৎসাহী মানুষের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে বিভিন্ন জায়গায়, যাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো যোগাযোগ নেই, বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে এইরকম পার্টি অফিস ভাঙচুর, পার্টি অফিস দখল, এইসব জিনিস করছে। তারা আমাদের কেউ না, এবং তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ জড়িত রয়েছে। তারা কোনোদিন বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে পার্টি করেনি, তারা কোনোদিন বিজেপি করেনি। আজ হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে আবির মেখে বিভিন্ন পার্টি অফিসে গিয়ে পার্টি অফিস দখল করছে। এই জিনিস আমরা মেনে নিচ্ছি না, এই জিনিসের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করেছি। कुछ ऐसी तस्वीर पश्चिम बर्धमान से आई है, जहां जामुरिया इलाके में टीएमसी कार्यालय पर हमला, दफ्तर में तोड़फोड़, आगजनी की गई। हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद जरूरी दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो पश्चिम बर्धमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टीएमसी ऑफिस पर किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, बाकायदा उसका वीडियो तक रिकॉर्ड किया गया है और ऑफिस में जो जरूरी दस्तावेज थे उनको भी आग के हवाले किया गया। और एक के बाद एक ये घटनाएं अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। ये दस्तावेज जो पार्टी ऑफिस के अंदर थे उन्हें बाकायदा बाहर निकाला गया, और ये जो लोग हैं ये कौन है, ये किस पार्टी से संबंधित हैं, ये स्थानीय लोग हैं, क्यों इस दफ्तर को आग के हवाले कर रहे हैं, ये लगातार बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं बीजेपी इससे सीधे सीधे अपने आप को अलग कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है, ऐसे में लगातार पश्चिम बंगाल का माहौल बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे ये घटनाएं सामने आ रही है अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की हिंसा हो रही है। जलपाईगुड़ी से टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चल रहे हैं। जलपाईगुड़ी में नतीजे के बाद हुई हिंसा में कई बीजेपी वर्कर्स घायल हुए। मंगलवार को जलपाईगुड़ी के बारूपाटिया में बीजेपी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से बोदागंज के भ्रमरी देवी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, और इसी दौरान टीएमसी तृणमूल के एससी और ओबीसी सेल के चेयरमैन कृष्णदास के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि इसके तुरंत बाद कृष्ण और उनके समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से हमला किया गया, कई बीजेपी वर्कर्स को चोट आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाने का भी आरोप है। घटना के बाद केंद्रीय बलों ने हालात को संभाल लिया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी के चीफ ने कहा कि कुछ बीजेपी वर्कर्स में भी गुस्सा है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रमिक ने साफ किया कि अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हिंसा करेगा तो उसे पार्टी से निकाल देंगे। उस जगह तृणमूल की जो अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था, वो ही कुछ लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी ऑफिस दखल कर रहे हैं। कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा रिएक्शन है, आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश को हम लोग पनपने नहीं देंगे, हम बंद करेंगे। और उसका साथ साथ प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया हम लोग, जैसे किसी भी जगह हिंसा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री गेट हो, चाहे किसी ऑटो टोटो का स्टैंड हो, कड़े से कड़े कार्रवाई दीजिए। दे मस्ट टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देम। इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे उसको। नहीं, अगर ऐसा नहीं, ये जंगल का नीति तो हम लोग हमारा समाज में लागू नहीं कर सकते। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चुनाव आयोग भी सख्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और आगजनी में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किया है। साथ ही सेंट्रल फोर्सेस को भी हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रुख अपनाने का निर्देश दिया। आयोग ने साफ किया है कि कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, हिंसा में शामिल किसी भी शख्स के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों को ही हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि किसी भी हिंसा की खबर मिलने पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। और पवन और ओंकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से पवन ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के ही कई लोग हैं जिनमें गुस्सा है, वो जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, लेकिन कई टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भी इसमें हत्या की गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है। तो ये क्या पूरा मामला चल रहा है? क्या इसमें किसी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी इन्वॉल्वमेंट है? ऑन ग्राउंड ऐप क्या आपके पास रिपोर्ट आ रही है?
देखिए गोनिका, हमें बहुत स्पेसिफिक रहना होगा, कई कहना ठीक नहीं। एक बीजेपी के सपोर्टर की हत्या की जानकारी हमें है, एक टीएमसी के सपोर्टर की हत्या की जानकारी है, और बीजेपी शासन के खिलाफ, बीजेपी की सरकार को ये जो हिंसा है उसके खिलाफ कार्रवाई करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। चाहे वो पहले 35 साल का लेफ्ट का शासन रहा हो या फिर 3 साल का तृणमूल का शासन, यहां हिंसा राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है। और जो बीजेपी को ये मैंडेट मिला है उसका एक बहुत बड़ा असर ये भी है कि जो लोकल लेवल पर टीएमसी की गुंडागर्दी थी उसके खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया है, और इस कुचक्र को तोड़ना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल बहुत सी वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनका यहां इस घटना से कोई लेना देना नहीं। बहुत से यहां स्थानीय लोगों ने हमसे पूछा है कि वहां तो ये हो गया, वहां तो वो हो गया। आपको हम बता दें कि आपको वेरीफाइड सोर्सेज, ट्रस्टेड चैनल्स पर ही भरोसा करना है ताकि आप सचेत रहें। गुस्सा है, जिस तरह से उत्पीड़न हुआ वो गुस्सा है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता और कानूनी तरीके से ही उस गुस्से को जाहिर किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2021 में 10,000 लोगों को यहां से बंगाल छोड़कर बिहार और असम जाना पड़ा था क्योंकि वो पोस्ट पोल वायलेंस के शिकार हुए थे। हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे थे जो कमरों की, ऑफिसों की छत पर छुपकर सोए थे। तो इस तरह का एक लंबा इतिहास रहा है और बीजेपी के सामने उसी को बदलने की चुनौती है। वही असली बदलाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था कि बंगाल में बदलाव हुआ, बदल हुआ है, बदला नहीं होगा। बिल्कुल ओंकार, ये बार बार कहा जा रहा था कि बदलाव हुआ है लेकिन बदला नहीं लिया जाएगा। ममता बनर्जी हालांकि ये नारा देती थी कि हमने बदलाव नहीं, हमें बदला चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ही पोस्ट पोल वायलेंस, जैसे पवन बता रहे हैं कि 10,000 बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से माफ कीजिएगा, राज्य छोड़कर चले गए थे, दूसरे राज्यों में चले गए थे, और अभी भी वो पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है। आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है? कौन इसमें लोग इन्वॉल्व हैं? क्या ये स्थानीय लोग हैं? क्या ये बाहर से आए हुए लोग हैं? क्या ये टीएमसी के ही कार्यकर्ता है या बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, अभी तक पोस्ट पोल वायलेंस में 2 लोगों के मौत का खबर फिलहाल मिल रहा है। जैसे कि कल रात को देखा गया था कि राजारहाट न्यू टाउन इलाके में बालूगुड़ी जो इलाका है, उस इलाके के बीजेपी के शक्ति प्रमुख मधु मंडल, वो उनके घर के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर वो पहुंचे हुए थे। उसके बाद उसी जगह पे उनके परिवार की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोग उनके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर पथराव किया और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अस्पताल में कुछ ही देर के बाद उन्होंने दम घोट दिया और जैसे कि डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि मृतक घोषित कर दिया गया। तो इसके बाद लगातार उनके घर के सामने बवाल मचना शुरू हुआ। उसके बाद उसको खत्म करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस पूरे विषय में या इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है, पुलिस जांच पड़ताल कर रहा है कि इसके पीछे आखिर है कौन। हालांकि लोकल बीजेपी का कहना है कि कमल बोल के टीएमसी का एक नेता, उन्होंने ही उनको फोन करके बुलाया था और फोन करके बुलाने के बाद उनके ऊपर हमला किया गया और हमले के दौरान उसके बाद उनका मौत हो गया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बीरभूम जिला के नानूर में एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके ऊपर हमला किया गया धारदार हथियार से और मौके पे ही उसका मौत हो गया। उनका नाम है आबिर शेख और इस मौत के बाद भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ समर्थक अचानक से पहुंच के ये पूरा हादसा घटाया। तो ये जो अलग अलग जगह से ऐसे बड़ी बड़ी घटना का खबर आ रहा है, घटनाएं हो रही है ओंकार, लेकिन इन घटनाओं की जैसे ही जांच होगी वैसे ही सच सामने आएगा कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन है, कौन बंगाल का माहौल दोबारा से खराब करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी बीच बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, इसके लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर अमित शाह की नियुक्ति हुई है और उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी उनका साथ देंगे। बीजेपी को बंगाल में जीत दिलाने वाले और ममता दीदी को उन्हीं की सीट पर 2 बार हराने वाले शुभेंदु अधिकारी अपनी विधानसभा सीट नंदीग्राम पहुंचे। शुभेंदु का जबरदस्त स्वागत हुआ, जय श्री राम के नारे लगाए गए। शुभेंदु ने भी अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का धन्यवाद किया। मैं आया था, यहाँ का जनता ने मुझे 2 बार एमपी
और 3 बार एमएलए बनाया, पिछले बार मुख्यमंत्री को हराया। मैं सब प्रणाम करने के लिए आया था। यहाँ बजरंगबली जी है और हमारी जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किया, 500 से ज्यादा फर्जी एफआईआर उनके खिलाफ हुआ, जेल में डाला, 400 बीजेपी वर्कर जेल में बिताया, इतना अत्याचार किया। मैं उनको बताया शांति रखो, जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो गुंडा के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो आने वाला बीजेपी सरकार कानून के अंदर करेगा। आने वाला 2-3 दिन विजय जुलूस करने का जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार बन जाने के बाद पुलिस का इजाजत लेकर थैंक्स गिविंग सेरेमनी करेगा। तो क्या शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई नया चेहरा लाया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और पश्चिम बंगाल के बाद जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करते हैं। चेन्नई में विजय ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। विजय चेन्नई में राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। तमिलनाडु में राजनीति बदल गई है। चेन्नई में अब टीवीके और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने वाली है। कांग्रेस के साथ आने से टीवीके का संख्या बल अब 113 हो गया है, जिसमें टीवीके के 108 और कांग्रेस के 5 विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार में शामिल होगी या फिर नहीं, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। दरअसल टीवीके की बड़ी जीत पर एक्टर विजय के पिता ने कांग्रेस से समर्थन की अपील की थी। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में एक बैठक में टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। चर्चा है कि समर्थन के बदले कांग्रेस टीवीके कैबिनेट में 2 मंत्री पदों की मांग कर सकती है। तमिलनाडु में मौजूद विधानसभा का कार्यकाल 10 मई तक है। ऐसे में सरकार का गठन उससे पहले ही होना जरूरी है। कांग्रेस के समर्थन देने के ऐलान से टीवीके का संख्या बल फिलहाल 113 तक पहुंच गया है। राज्य में गैर डीएमके और गैर एआईएडीएमके दलों के पास 11 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस के 5 विधायक हैं। टीवीके की नजर छोटी पार्टियों को साथ लेकर सरकार बनाने की है। कांग्रेस के अलावा पीएमके और एमएमके जैसी पार्टियां भी साथ आ सकती हैं। इसके अलावा सीपीआईएम और आईयूएमएल के पास 2-2 विधायक हैं। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। राहुल गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा हो सकते हैं। कल सुबह 10 बजे विजय सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और उससे पहले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तैयारियां कैसी हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता टी राघवन। मैं फिलहाल चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मौजूद हूं। ये वो जगह है जहां पर अब तक विजय की फिल्मों के ऑडियो, उनके फिल्मों के टीजर लॉन्च होते थे, लेकिन अब इसी जगह से एक्टर विजय एक सीएम के तौर पर लॉन्च होने जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरे फिल्मी तरीके से एक बहुत शानदार सेट बनाया जा रहा है, जहां पर वो तमिलनाडु के नए सीएम पद की शपथ लेंगे। कह सकते हैं कि विजय ने तमिलनाडु की सियासत में एक नई इबादत लिखी है। एक ऐसा इतिहास उन्होंने बनाया है जो कभी पहले नहीं हुआ। 50-60 सालों की द्रविड़ दलों की राजनीति को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। हालांकि करीब 26 महीने पहले जब उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी, तब किसी ने उन्हें एक प्लेयर के तौर पर नहीं समझा था। अब वो कमाल ऐसा उन्होंने करके दिखाया। जब चुनाव के दौरान भी जब उनकी पब्लिक मीटिंग में अपार भीड़ जुड़ने लगी थी, करूर में स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉज उनकी पब्लिक आउटरीच को भी लेकर लग गया। कई जगह पर उनको सैंक्शंस लग गए, उन्हें जो है वो नहीं करने दिया गया, रैलीज में लोगों की भीड़ जुटाने नहीं दी गई। लेकिन एक सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ यंगस्टर्स को अपने साथ रखकर उन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। यंगस्टर्स के साथ साथ महिलाओं ने उन्हें भर भर कर वोट दिया। पहली बार तमिलनाडु की सियासत में ये देखने को मिला कि 10, 12, 15 साल के बच्चे अपने माँ बाप पर दबाव डाल रहे हैं कि इस बार वो विजय को वोट करें। अपने बच्चों का मन रखने के लिए उस आयु वर्ग की जनता ने भी विजय की पार्टी को वोट किया। कैंडिडेट कौन है ये किसी को पता नहीं था, लेकिन विजय ने एक ब्लॉकबस्टर जीत दर्ज की और उस जीत के इनाम के तौर पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो द्रविड़ दलों के अलावा एक तीसरी पार्टी का नेता तमिलनाडु में सीएम बनने जा रहा है। इससे पहले तमाम फिल्मों के जो सितारे हैं, चाहे वो शिवाजी गणेशन हो, शरद कुमार हो, कैप्टन विजयकांत हो, कमल हासन हो, इन सब ने कोशिश की थी। रजनीकांत भी ऐन मौके पर तमिलनाडु की सियासत से पीछे हट गए थे, लेकिन विजय ने एक ऐसी तैयारी की जिसकी भनक भी किसी को नहीं लगी। जनता के साथ उनका सीधा कनेक्ट हो गया, बाकी सब लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन
जनता ने उन्हें अपने सिर माथे पर बिठाया और आज ये हालात तमिलनाडु की सियासत में हो गए हैं कि दोनों ही द्रविड़ पार्टियां सत्ता से बाहर हो गई है। हालांकि जो जनादेश है वो कुछ कम रह गया है, उसके लिए बाकी दलों के सपोर्ट के साथ विजय ने उसे भी स्टिच करना शुरू कर दिया है और इस जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक बार फिर तमिलनाडु की सियासत में एक नया इतिहास लिखने की तैयारियां जो है वो की जा रही है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मंच सजाया जा रहा है और तमिलनाडु के नए सुपरस्टार के रूप में, सियासी सुपरस्टार के रूप में थलपति विजय सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर टीवीके को समर्थन देने के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते थे कि यह फैसला दिल्ली की बजाय तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी करे। इसीलिए दिल्ली में मंथन के बाद तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं की ऑनलाइन मीटिंग बुलाई गई, जिसमें औपचारिक तौर पर टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया गया। चेन्नई में कांग्रेस दफ्तर के बाहर सपोर्टर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग ढोल बजाकर जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। टीवीके को कांग्रेस के समर्थन के बाद से तमिलनाडु में इंडिया अलायंस में दरार पड़ती दिख रही है। डीएमके अब कांग्रेस को गद्दार कह रही है और पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात बता रही है। कांग्रेस ने 2026 का विधानसभा चुनाव डीएमके के साथ लड़ा था, लेकिन अब परिणाम के बाद समर्थन टीवीके और विजय को दे रही है। और चेन्नई से हमारे सहयोगी टी राघवन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लगातार राघवन, ये कहा जा रहा था जब नतीजे आने तो उससे पहले कहा जा रहा था कि टीवीके के विजय कहीं किंग मेकर की भूमिका में ना हो जाए, लेकिन अब तो खुद किंग बन रहे हैं। उनको कौन किंग बना रहा है, कौन किंग मेकर की भूमिका में होगा? क्योंकि अभी तक कांग्रेस के समर्थन से महज 113 विधायक उनके साथ आए हैं, और कौन कौन आ सकता है, कौन समर्थन दे सकता है? जी बिल्कुल, देखिए गौनिका, तमिलनाडु के सियासी इतिहास को पलट कर रख देने वाले विजय ने कुछ ही देर पहले लोक भवन, जहां पर मैं खड़ा हूं, वहां पर आकर राज्यपाल के सामने दावा पेश कर दिया है सरकार बनाने का। उनसे ये पूछा गया कि वो कब शपथ लेना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो कल और परसों 2 दिन उनके लिए मुनासिब हैं। शायद उनके एस्ट्रोलॉजर ने सही समय, शुभ घड़ी उनको कल और परसों के लिए दी है। तो ऐसे में अब थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा राजभवन से कि ये शपथ ग्रहण समारोह कल होगा या परसों होगा, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये शपथ ग्रहण समारोह कल ही हो जाए। उसके बाद उन्हें ये वक्त मिलेगा कि वो सदन के फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत उस हालात में स्पष्ट कर सके जब उन्हें कोई चैलेंज करता हो। ऐसे यहाँ पर घटनाएं हमने देखी है, चाहे वो 2006 की बात हो, चाहे वो 2016 की बात हो, जब सरकार बनने के बाद कभी भी फ्लोर टेस्ट भी नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर विपक्षी पार्टी को ये लगता है कि उस सरकार को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चूंकि विजय ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जैसा आपने बताया कांग्रेस के साथ उन्होंने 5 विधायकों का समर्थन ले लिया है। गिरीश चौड़ंकर ने जब ये कहा, उनसे पूछा गया कि भाई डीएमके आपको कह रही है कि आपने गद्दारी की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पब्लिक का, पीपल ऑफ का वर्डिक्ट था, उसके सामने हम माथा झुकाते हैं, इस वजह से हमने ये फैसला लिया है। जो वीसी के है, विरुद्धले चिरते कक्षिगल, जो डीएमके के अलायंस का हिस्सा है, उसके 2 एमएलए हैं, उसके जो नेता हैं तिरुमावलवम, वो उन्होंने भी कहा कि कल तक वो इस बारे में पूरी घोषणा कर देंगे कि उनकी पार्टी जो है वो विजय का पार्ट बनेगी कि नहीं। एआईडीएमके में बहुत जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। एक बड़ा धड़ा चाहता है कि एआईडीएमके जो है वो विजय की पार्टी को सपोर्ट करे। अब एडापाडी पलनीस्वामी जो उनके मुखिया हैं, महासचिव हैं पार्टी के, वो इस बात को का मंथन कर रहे हैं कि ये सपोर्ट बाहर से किया जाना चाहिए या सरकार में शामिल होकर करना चाहिए। अगर एआईडीएमके बीजेपी को छोड़कर टीवीके के साथ आ जाती है तो फिर बहुत एक अच्छे बहुमत की सरकार जो है टीवीके के नेता विजय के नेतृत्व में यहां बन जाएगी। ये सब बातें हो रही है। इसके अलावा पाटाली मक्कल कच्छी जो एआईडीएमके गठबंधन का हिस्सा थी, अनबमनी रामदास की 4 एमएलए, आज सुबह उन्होंने विजय से जाकर मुलाकात की, तो वो भी जो है विजय की पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, सरकार में हिस्सा बन सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। तो कुल मिलाकर 118 का नंबर जुगाड़ करना विजय के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और एक जो नया इतिहास फिल्म स्टार लिख रहे हैं, उसकी परिपाटी कल से यहाँ लिखनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, लगभग हर दल विजय के साथ आना चाहता है और विजय के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस खुले हैं कि किससे वो समर्थन लेना चाहते हैं। छोटे दलों से लेंगे या एआईडीएमके से एक बड़ा समर्थन लेकर सीधे सीधे बहुमत की सरकार बनाएंगे, देखना होगा। ये बहुत दिलचस्प इस वक्त हो गई है तमिलनाडु की राजनीति। राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बहुत बड़ी खबर आ रही। खबर है कि सम्राट मंत्रिमंडल में निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। निशांत कुमार कल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज इस सिलसिले में जेडीयू के सीनियर लीडर्स लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई।
आपको बता दें कि कल पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम तक ही पटना पहुंच जाएंगे। जेडीयू कोटे से भी सभी पुराने मंत्री रिपीट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 नए चेहरों को भी टीम सम्राट में मौका मिल सकता है। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता भगवान सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। हमारे साथ हैं जेडीयू के सीनियर लीडर विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, जो मंत्री बनने जा रहे हैं। अभी परिचय भले विधायक का है, पहले आप मंत्री रह भी चुके हैं, एक लंबे अंतराल के बाद फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। बनने जा रहे हैं, बन जाएंगे तब न कोनो बात के जवाब देंगे। हम भी सुन रहे हैं, हम लोग के नेता है नीतीश कुमार जी, माननीय ललन बाबू, संजय झा जी और विजय चौधरी जी डिप्टी सीएम है। तो इस सब लोग के साथ बातचीत हुई थी और लोगों ने कहा कि आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। अब निशांत की भी चर्चा हो रही है, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इससे जेडीयू को और मजबूती मिलेगी? निशांत को हम लोग भी चाहते थे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र भी है, तो वो तो नहीं कुछ बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी पर दबाव डाला था विधायक दल के मीटिंग में कि हम लोग आप हामी भरिए ना, पार्टी में आ जाएंगे तो पटिया मजबूत होगा। सब लोगों ने लगा, पार्टी की जो नेतृत्वकारी बटी है वो लोग भी लड़ा। तो संभवतः सुन रहे हैं कि नीतीश जी मान गए हैं कि सरकार में शामिल हो तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। जब पार्टी डिसीजन कर देगी तो सरकार में शामिल होना। आपको लगता है निशांत के आने से जो जेडीयू का एक लवकुश वोट बैंक पहले रहा है, उसमें और मजबूती आएगी? लव कुश जो बोला जाता है ना, तो लव कुश के एक पाठ है ना। जब वो बन जाएंगे, सम्राट जो हो जाएंगे, हम लोग आ रहे हैं, तो ये जनता दल यूनाइटेड का आधार वोट है। आधार वोट का या पिलर कहिए या महत्वपूर्ण ताकत है। लव कुश के ही दीवार पर इमारत खड़ी है, तो मजबूत हो जाएगा। छोटी छोटी जो जातियां हैं, हम लोग से वो लोग लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि कोयरी, कुर्मी, कहार, बनिया, तेली, तमोली, जितनी जातियां हैं छोटी छोटी, सबसे अच्छी रिश्ता रहता है लव कुश परिवार का। और नीतीश चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, बार बार ये कहा जा रहा था निशांत कुमार की तरफ से कि पहले मैं जनता के बीच जाऊंगा, उनसे संपर्क करूंगा, उनके बीच में जाऊंगा, उनकी समस्याएं जानूंगा और उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगा। उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया, लेकिन वो उन्होंने ठुकरा दिया। क्या अब वो मंत्री पद के लिए मान गए हैं? क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि एक दिन पहले तक उनकी चर्चा होती रही और अगले दिन ये सब बात पता चली कि वो डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं। इस बार भी क्या ऐसा तो नहीं होगा? क्या सच में वो मान गए हैं या अभी सिर्फ अटकलें चल रही? देखिए, अभी आधिकारिक घोषणा भले नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है। उनकी तरफ से तो जरूर ये कहा जा रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा भी है कि किस तरह से उनको तैयार किया गया, किस तरह से मनाया गया, क्या अड़चनें आ रही थी, ये सारी बातें भगवान सिंह कुशवाहा ने कही है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद ऐसी कोई खबर बाद में न आए। निशांत का मंत्री बनना तय माना जा रहा है और निशांत के करीबी कुछ जो टीम निशांत के नाम से जिनको जानते हैं, उनके कुछ विधायकों से मेरी बात हुई है। उन लोगों ने भी कहा है कि निशांत मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और ये सही है कि इससे पहले भी उनके नाम की चर्चा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि वो अभी बिहार घूमना चाहते हैं, अलग अलग जिलों में उनकी यात्रा भी अभी चल रही है। लेकिन इस बीच अचानक कल निशांत को मंत्री बनाए जाने की चर्चा हुई है, तो जाहिर है सोच समझकर इस फैसले को लिया गया है। क्योंकि जाहिर है जब आप सत्ता में होते हैं, सरकार का हिस्सा होते हैं, तब आपको पार्टी के लिए और साथ ही साथ अपने समर्थकों के लिए कुछ करने की गुंजाइश होती है। तो कहीं ना कहीं समर्थकों का, उनके चाहने वालों का, पार्टी के नेताओं का एक दबाव भी था कि आपको सरकार का हिस्सा अभी होना चाहिए
और निश्चित रूप से इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी, क्योंकि लव कुश का जो गठजोड़ है उसमें यदि आप कहें तो लव का जो प्रतिनिधित्व है जाहिर है नीतीश कुमार करते हैं। अब नीतीश कुमार चूंकि है नहीं तो निशांत के जरिए ये जो कॉम्बिनेशन है लव कुश का वो निश्चित रूप से मजबूत दिखेगा और जाहिर है इससे एक मजबूती मिलेगी। तो इस बार लगभग तय माना जा रहा है कि निशांत जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तो बिल्कुल इससे जेडीयू को भी मजबूती मिलेगी, एनडीए को तो मिलेगी, लेकिन कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण होने वाला है उससे पहले जो शक्ति प्रदर्शन होगा, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, पूरा रोड शो होने वाला है, तो एक तरीके से ऐसा कहें एनडीए अपने आप को पूरी तरह मजबूत दिखा रही है। न्योता तेजस्वी यादव को भी दिया गया है, लेकिन क्या आएंगे वो इस शपथ ग्रहण में? अब इस बात की आधिकारिक तौर पर अभी तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। जाहिर एक औपचारिकता होती है निमंत्रण की, और इससे पहले जो शपथ ग्रहण हुआ था मुख्यमंत्री का, वहां तेजस्वी यादव नहीं आए थे, इसलिए बहुत संभव है वो इससे दूरी बनाकर रखें। लेकिन निश्चित रूप से शपथ ग्रहण समारोह भव्य होने वाला है, और खासतौर से बंगाल की जीत की पृष्ठभूमि में चूंकि ये शपथ ग्रहण है, तो ऐसे में खासतौर से बीजेपी एनडीए अपनी ताकत जो है वो दिखाना चाहती है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे तो एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक एक रोड शो की शक्ल में उनका जाना होगा, और रास्ते में अलग अलग जगहों पर स्टेज मंच तैयार किए गए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। तो पूरी कोशिश है कि बंगाल की जीत, जिस तरह से बड़ी जीत मिली है, उसको बिहार से भी जोड़ा जाए, और कहीं ना कहीं अंग भंग और कलिंग का जो नारा एक तरह से दिया गया था बीजेपी की तरफ से, पश्चिम बंगाल की जीत का तरीके से कहें जश्न बंगाल में भी मनेगा जब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा मंत्रिमंडल का। प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, गृह मंत्री पहुंचेंगे और सभी नेता एक मंच पर मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।